हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं आपका मैथ्स एजुकेटर आज आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो ट्रिग्नोमेट्री का ही सेक्शन है। और क्यों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एक रीजन है, क्योंकि आज जो टॉपिक आपका डिस्कस होने जा रहा है उसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, आप सभी को पता है मैंने ट्रिग्नोमेट्री का एक सेक्शन लिया है और ये उसका दूसरा सेगमेंट है एक तरीके से। फिर इसके बाद इनवर्स सेक्शन आएगा, फिर कुछ प्रॉपर्टीज के आएंगे। तो इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री एक बड़ा टॉपिक बन जाता है और अच्छा खासा वेटेज रखता है आपके एग्जाम में। इसको छोड़ना आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि ये सिर्फ अपने क्वेश्चन भले ही ना पूछे, पर ये अपने जो रेशियोज हैं इनके, जो साइन कॉस टैन, इनका इस्तेमाल आपके कैलकुलस में बहुत ज्यादा करता है। इनफैक्ट आपके रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में भी करता है, लिमिट में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो यहां पे समझिएगा कि ये चैप्टर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जामिनेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पर स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जबरदस्त तरीके से इसको शेयर कर दीजिए, इस YouTube चैनल को, और सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है। देखिए, ग्रुप पे भी ऐड हो जाइएगा, क्योंकि मैं ग्रुप पे क्विज वगैरह सारी चीजें डालता रहता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक और सारी चीजें आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को, और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। एक्स का मेथड भूल जाओगे, जो आपका पुराना तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले ये चीज समझिए है क्या है। लाइन ऑफ साइट, यानी व्हेन द आई ऑफ अ पर्सन एट अ पॉइंट ओ लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट पी, द लाइन ओपी इज कॉल्ड। ठीक है, इसका मतलब है, यानी अगर आप यहां से खड़े हैं, सपोज कर लीजिए मैं यहां से खड़ा हूं और मैं ऊपर की कोई चीज को देख रहा हूं, ठीक है, तो वो क्या एक लाइन बनाएगी। या आप सपोज कर लीजिए आप कोई पर्सन यहां पे खड़ा है और ये एक ऑब्जेक्ट है, उसे देख रहा है, तो ये एक ओ से पी की तरफ देखता है, तो वो एक ओपी लाइन ऑब्जेक्ट बन जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिक था। अब वो लाइन आपकी किस फॉर्म में हो सकती है? एंगुलर फॉर्म में भी। तो अगर आप बॉटम से, यानी खुद सोचिए, अगर आप, मैं खड़ा हूं जैसे और मैं किसी टॉप की बिल्डिंग को देख रहा हूं, तो जाहिर सी बात है आई एम सीइंग एज एलिवेटिंग, यानी मैं एलिवेट करते हुए कोई चीज को देख रहा हूं। एलिवेट, तो वो एंगल कौन सा कहलाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। पर आपको पता है एक ही वर्टेक्स से बेस के अकॉर्डिंग, बेस के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी ऊपर की चीज को देख रहे हैं तो वो एलिवेशन बनाएगी, और वो एलिवेशन एक एंगल कहलाएगा, ठीक है। यानी जो ये ओपी होगी आपकी एक एंगल बनाएगी। अब उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत ध्यान से समझिएगा, ऊपर देखिए तो एलिवेट करता हुआ, और अगर आप ऊपर से कोई नीचे की चीज देख रहे हैं, तो सपोज करिए आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं और आप बॉटम सड़क पे किसी भी चीज को आप जो है पिक करके देख रहे हैं, तो वो भी एक एंगल बनाएगी, बट आप डिप्रेस करता हुआ देख रहे हैं, यानी आप उसे कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। हाँ, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं, यानी आप जिस जगह पे खड़े हैं वो पैरेलल है और हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है, तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ डिप्रेशन विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट। इस बात को समझ गए होंगे आई होप। यानी अगर आप यहां से खड़े होगे, वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 70 डिग्री, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जनरली जो यहां पे आपको दिया जाता है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, इसलिए आपको 30, 60 यानी स्टैंडर्ड एंगल वैल्यूज दी जाती है, जिसकी वैल्यू आपको रटी रटाई हो, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो बस ये चीज समझिए, अगर आप ऊपर से कोई चीज देख रहे हैं नीचे को, तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। चलिए हम चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ, और हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है ये चीज समझिएगा। देखिए मैं आपको इसे बेसिक से भी बताऊंगा और शॉर्टेस्ट मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले चलिए पहले यहां पे स्टार्ट करते हैं। कह रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड पे कोई आपका जो है पॉइंट है, उससे आप एलिवेट करते हुए एक टावर को देख रहे हैं। ये टावर है, सपोज करो ये ग्राउंड पे आप खड़े हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, यहां से जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री बन रहा है। उसके बाद कहता है ऑन वॉकिंग 24 मीटर टुवर्ड्स द टावर, वेयर टावर, टावर किधर है? ये। तो यहां से आप बना लेंगे, आप 24 मीटर चले, 24 मीटर इतनी दूरी चले, तो आपका जो एंगल हो गया, जाहिर सी बात है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप कभी भी नजदीक जाएंगे, जैसे मान लो आप किसी ऑब्जेक्ट के नजदीक जा रहे हैं, तो आपका एलिवेशन क्या होता जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। बढ़ता जब चला जाएगा तो आपको यहां पे समझने की जरूरत है कि एंगल बढ़ रहा है, ओके। तो यहां पर से एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री,
ये आपका क्या हो गया 60 डिग्री, कितनी डिस्टेंस चलने पे 24 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है हाइट ऑफ द टावर बताओ। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये सपोज करिए ये आपका क्या है, हमने डायग्राम बना लिया, ठीक है। यहां से 30 बन रहा था, यहां पे 60 बन रहा था। मैं आपको यहां पे दो तरीके सिखाऊंगा, दो तरीके, दोनों को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पहली बार मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा कि किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, फिर आपको रेशियो मेथड से ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि रेशियो मेथड बहुत आसान हो जाता है, यकीन मानो। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है 24, ठीक, ये डिस्टेंस 24 है और आपको पूछ रहा है हाइट बताइए। चलो हम इसे मान लेते हैं x। आप क्या करोगे, आप दो फॉर्मूले लगाओगे tan के, क्योंकि हाइट और बेस चाहिए, तो हाइट और बेस के लिए कौन सा रेशियो बेस्ट है, tan थीटा बेस्ट है। tan थीटा क्यों बेस्ट है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो पहले आप लगाएंगे tan 60 और tan 60 आपका देगा h अपॉन x, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा h अपॉन tan 60, ओके। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दूसरे स्टेटमेंट में यानी अगर आप यहां पे नोटेशंस दे दें a b c d, तो आप पहले कौन से ट्राइंगल में गए, पहले आप ट्राइंगल में गए a c d, ओके। अब कौन से ट्राइंगल में जाएंगे, अब ट्राइंगल में जाएंगे a b और d। तो यहां पे देखते जाओ, अभी आपको पूरा मेथड समझ में आएगा, बस क्यों, क्योंकि जब तक कि आप मेहनत नहीं देखोगे उसके पीछे लग रही है तब तक समझोगे नहीं। तो यहां पे आपका हो जाएगा tan 30 और वो बराबर होगा h अपॉन x प्लस 24। अब क्या है, अब आप क्या करोगे x प्लस 24, अब आप x प्लस 24 बराबर h अपॉन tan 30, ये आपको मिल गया। अब अगर h चाहिए आपको तो जाहिर सी बात है इस x की वैल्यू को इसमें पुट कर दोगे और आपको क्या मिल जाएगा, h मिल जाएगा। आप यहां से इजीली वे में फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ये एक तरीका हुआ आपका, क्या इसको हम बोलेंगे बेसिक। अब चलते हैं हम रेशियो मेथड पे, ठीक है। चलो रेशियो मेथड पे भाई देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये आपका टावर है, पहले एंगल बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन 30, फिर उसके बाद 24 मीटर चलने के बाद एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60, कितनी दूर चलने पे 24, ये चीज ध्यान रखना, ओके। तो आपको पूछ रहा है ये हाइट। अच्छा चलो एक चीज मुझे समझाओ कि इन दोनों ट्राइंगल में कौन से A B C D, ACD और ABD में कौन सी चीज सिमिलर है, हाइट ऑफ द टावर सिमिलर है। बहुत ध्यान से रखना। तो रेशियो में अब आप याद करिए, जब कभी भी सिमिलर बनाना होता था तो जैसे A रेशियो B दिया है और B रेशियो C दिया है, तो B यहां पे क्या होता था, सिमिलर होना चाहिए, तभी आप A B C को एक ही रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो वही चीज हम यहां पे करेंगे। चलो देखते हैं, देखिए यहां पे आप समझिएगा। जैसे अगर हम देखें tan 60 क्या होता है, tan थीटा क्या होता है, पहले तो ये चीज समझो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी AD अपॉन CD। अब यहां पे AD अपॉन CD, tan 60 कितना हुआ √3/1, यानी अगर हम देखें AD रेशियो √3 के बराबर और CD रेशियो √1 के बराबर, तो इसको हम रख सकते हैं √3 और 1 रेशियो में रख सकते हो ना। अच्छा चलो अब अगर यही चीज आप देखो tan 30 बराबर 30 के लिए कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, ABD। तो आप यहां पे देखोगे आपकी अगेन वही AD अपॉन कितना हो जाएगा भाई BC, और ये आपका बराबर होता है 1/√3 के, यानी इस बार AD आपका 1 रेशियो के बराबर हुआ और ये पूरा आपका √3 रेशियो के बराबर हुआ, क्योंकि बेस इसमें पूरा है BD। अब दिक्कत ये हो रही है कि रेशियो सिमिलर नहीं है, AD जबकि होना चाहिए सिमिलर, यहां पे देखो √3 है और यहां पे देखो 1 है। तो आप क्या करोगे, हम इसे क्या करेंगे, हम इसे रेशियो को सिमिलर बनाएंगे, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, यानी हम इसको √3 बना देंगे, बेटर वो है। अब यहां पे अगर √3 बनाया तो ये √3 से मल्टीप्लाई और ये भी √3 से मल्टीप्लाई। अब ये बराबर किसके हो गया, 3 के। अगर ये पूरा 3 के बराबर है, ये 1 के बराबर है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 2। कौन सा, BC आपकी रेशियो जो है 2 के बराबर है, बहुत ध्यान से देखना। और 2 यूनिट एक्चुअल में दिया हुआ है 24 मीटर, तो 1 यूनिट आपका 12 मीटर। अब आपको चाहिए क्या, पूछ क्या रहा है भाई, जरा गौर से देखो, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा है, यानी √3 चाहिए, √3 बराबर कितना हो गया 12√3। खत्म कहानी, 3 लाइन में हमारा सवाल सॉल्व हो गया। बस आपको रेशियो सिमिलर करना था, यानी आपका आंसर कौन सा हुआ, C वाला। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। बस यहां पर आपको उलझना नहीं है इस तरीके के पैटर्न में। ये पैटर्न X का जमाना जा चुका है, जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं बहुत ही जबरदस्त तरीका है।
ये चीज ध्यान रखिएगा। और हाँ, आपके लगभग लगभग 1 डे एग्जाम हो या 2 डे एग्जाम हो, दोनों में काम आएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल। अब हम चलते हैं यहां पे इस सवाल के, कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, यानी एक नदी के किनारे, ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। अच्छा, यानी कह रहा है मैन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द ऑपोजिट बैंक इज 60 व्हेन ही रिटायर्स। रिटायर्स का मतलब है वो पीछे आता है। तो यहां पे समझो, यहां पे ट्री का वो एंगल बना रहा था 60, अब वो पीछे आया। ठीक है, अब वो पीछे आया तो एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। जाहिर सी बात है 30 डिग्री हो गया, बढ़ेगा ही, है ना। अच्छा, अब वो एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर इज, यानी नदी की चौड़ाई पूछ रहा है, यानी यहां तक के, बस ये दूरी पूछ रहा है। अगेन वही आपको करना है, ये 36 मीटर है। ठीक है, आपको बस रेशियो बनाना है, क्या, इजी वे में। देखो 1√3, अगेन है ना भाई, लंब बटे कर्ण। अब फिर उसके बाद tan 60 लोगे तो ये हो जाएगा √3 और 1। तो आपको क्या करना है, इस √3 को मैच कराना है। तो ये √3 हो गया, यानी अगर हम देखें तो ये पूरी वैल्यू आपकी किसके बराबर, 3, जिसमें से ये वैल्यू आपकी किसके बराबर, 1, कौन सी, 60 डिग्री वाली बेस। तो ये वैल्यू आपकी किस रेशियो के बराबर होगी, 2। तो 2 बराबर कितना, 36, 1 बराबर कितना, 18। अब आपसे पूछा गया द ब्रेड्थ ऑफ द रिवर, और यहां पे देखो चौड़ाई कितनी है, 1 ही है, और 1 बराबर आपका 18, यानी आपका कितनी आसानी से सवाल सॉल्व हो गया। देखा, रेशियो की मदद से अगर आप जाके करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ये आया। इस तरीके के सवाल आपके, अब देखिए ये आपका मदद करेगा रेशियो में खासकर। देखिए क्या कह रहा है, एट अ पॉइंट ऑन अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर इज फाउंड टू बी सच दैट, ठीक है, द एट अ पॉइंट ऑफ अ लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर, ये वर्टिकल टावर है। ठीक है, और यहां पर आपका टेंजेंट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, टेंजेंट जो बन रहा है वो आपका टेंजेंट यानी टैन का, यानी लंब और आधार, यानी परपेंडिकुलर और बेस, 7 और 12 का। ठीक है, ऑन वॉकिंग 64 मीटर टुवर्ड्स टावर, यानी अगर 64 मीटर हम चल भी लिए तो टेंजेंट आपका कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यानी इसका मतलब है अब ये 3 होगा, अब ये 3 होगा और ये वैल्यू 4 होगी। सभी को समझ में आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इसको बहुत ही आसान तरीके से हमें ये दो रेशियो सिमिलर करने हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ठीक है, और इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। तो 3 किसके साथ है, 4 के साथ, और 7 किसके साथ है, 12 के साथ। तो यहां पर आपका हो जाएगा आपका 36, यानी ये पूरी डिस्टेंस 36 और यहां पर जो डिस्टेंस होगी ये 28 हो जाएगी। ठीक है, ये 28। तो अब आप खुद सोचिए ये रेशियो जो बचा हुआ है वो कितना होगा, 8 होगा, और ये 8 रेशियो आपका किसके बराबर होगा, 64 मीटर। तो एक रेशियो 8 मीटर के बराबर। अब आपसे पूछ क्या रहा था, हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट कितनी है दोनों जगह पे, कितनी हो गई 21। तो 21 बराबर 8 × 8, 8 दूनी 16, 168 मीटर। देखा कितनी आसानी से हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। देखिए अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। ये ट्रिक है एक तरीके से, ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। अगला सवाल, यह सवाल बहुत पूछता है अक्सर, शिप वाला। देखिए, एन एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 900 मीटर फाइंड्स दैट 2 शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन। बहुत ध्यान से समझिएगा, एक ही डायरेक्शन में। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द शिप्स एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द प्लेन आर 60 and 30, यानी दो जहाजों को देख रहा है, दो समुद्री जहाजों को देख रहा है। कौन, एक हवाई जहाज, ठीक है, एरोप्लेन, कितनी ऊंचाई से, 900 मीटर की। तो पूछ रहा है कि उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। चलो हम सॉल्व करते हैं। यानी सपोज करिए ये आपका हवाई जहाज है, ठीक है, ये मान लो हवाई जहाज है। थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है ना, हवाई जहाज, चलो ठीक है, बस ये मान लो ये हवाई जहाज है। शार्क जैसा लग रहा है पर है। मान लो ये यहां से देख रहा है, एक को देख रहा है और दूसरे को देख रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, और खुद कितनी ऊंचाई पर है, 900। भाई जाहिर सी बात है, करीब वाला, दो एंगल कौन कौन से, ये देखिए 60 और 30, तो करीब वाला कौन होगा,
करीब वाला होगा 60 और दूर वाला कौन होगा 30। भाई ये चीज क्लियर होनी चाहिए आपको, गड़बड़ ना कर देना। बस मिल गया आपको। पूछ रहा है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस बताओ, ठीक है, आराम से बता देंगे। अब जरा गौर से देखो, ये 900 है तो ये हो जाएगा √3/1, ठीक है। tan 60 होता है ना, कितना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और दूसरा वाला क्या होगा भाई, जरा गौर से देखो, tan 31/√3, यानी ये पूरा √3 के बराबर, ये 1 के बराबर, जबकि आपका रेशियो बराबर नहीं हो रहा है। अब आपने क्या करना है, इस रेशियो को √3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये √3 से मल्टीप्लाई हो गया। जैसे ही ये मल्टीप्लाई हुआ, आपकी दोनों हाइट बराबर हो गई, और दोनों हाइट जब बराबर हुई, बस वैल्यू पुट कर दो। अब आपको पता है √3 बराबर 900, तो 1 बराबर 900/√3, यानी आप उसके √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 300√3। अब जरा गौर से देखिए, अब आपसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस। अगर ये पूरी भाई इस जगह से शोर तक के जो है आपका 3 है, और जिसमें से इन दोनों के बीच की दूरी 1 है, तो जाहिर सी बात है दो शिप के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 2 बराबर कितना, 600√3। देखिए यहां पे 600√3, सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो ये तरीका है आपको सॉल्व करने का, ठीक है। मैं करा इसलिए रहा हूं ताकि आपको हर चीज का अंदाजा हो जाए, ठीक है। हाँ, सेशन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सी क्लासेस आपको चाहिए, ठीक है। देखिए जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं ये आप ही के लिए कर रहे हैं, तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो है आपकी पढ़ाई। हम आपको अननेसेसरी मेहनत नहीं करने को कह रहे। अगला सवाल देखिए, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है, अ मैन ऑन अ क्लिफ ऑब्जर्व्स अ फिशिंग ट्रॉलर एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी ऊपर से देख रहा है, डिप्रेशन है 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द शोर टू द पॉइंट इमीडिएटली बीनीथ द ऑब्जर्वर। इसका मतलब है वो अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है, सपोज कर लो, ठीक है, मान लो ये खड़ा है और मुस्कुरा रहा है, और यहां तक के ये उसका जो है क्या है, जमीन है, और ये भाई साहब देख रहे हैं इस पॉइंट को। इस पॉइंट से कितना एंगल बन रहा है भाई, जरा गौर से देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना रहे हैं, 30 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। तो पैरेलल लाइन खींचो, एलिवेशन भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। कह रहा है 6 मिनट बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हो गया, 60, यानी यहां तक के अगर हम पहुंचे तो 6 मिनट में हमारा क्या हो गया, 60 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि द टाइम टेकन बाय द ट्रॉलर टू रीच द शोर, यानी यहां तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, ठीक है। कहां से, यहां से। तो चलिए हम मान लेते हैं कुछ भी होगा, डिस्टेंस हम रेशियो बस बराबर करेंगे, ठीक है। चलिए ओके, चलिए हम देखते हैं आगे कि इसको कैसे किया जाए। अब यहां पे आप खुद सोचिए, ये भाई साहब ऊपर से खड़े होके देख रहे थे, ठीक है, ये भाई साहब ऊपर से खड़े होके देख रहे थे कि एक जहाज और दूसरा, ठीक है, ये आपका कितना था, 30 डिग्री था, है ना, ये आपका 30 डिग्री था, दूसरा आपका क्या हो गया, 60 डिग्री, दूसरा 60 डिग्री। कितने मिनट बाद हुआ है भाई, जरा गौर से देखो, 6 मिनट बाद ऐसा हुआ है, तो यहां पे याद रखना 6 मिनट बाद हुआ है। ओके, हमको कुछ नहीं पता है, हम यहां पे क्या करते हैं, मान लेते हैं √3/1 और 1/√3। आपको कुछ नहीं करना है, इसे √3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको पता है कि ये पूरी डिस्टेंस आपकी 3 है, जिसमें से ये डिस्टेंस आपकी 1 है, तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो गई, 2 हो गई। अब आप खुद सोचो, 2 यूनिट को आप 6 मिनट में चल रहे हो, तो आपकी स्पीड यही हो गई ना, 2 यूनिट बाय 6, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर वो पूरा 3 यूनिट अगर शोर पे जाता तो कितना समय लगता। तो यहां पे देखो उसकी स्पीड इतनी है। अब यहां पे अगर समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस आपकी कितनी है, पूरा यहां तक पहुंचने में 3, स्पीड कितनी है 2/6, यानी अगर आप इसे सॉल्व करें तो आपका जो समय लगेगा वो 9 मिनट का लगेगा। आप उलझें एक्स वक्स मान के, मैंने आपको रेशियो में करवा दिया, ये ध्यान रखिएगा। कैसे पता चलेगा कि आपको डिस्टेंस नहीं दी है तो आपको यही मान के करना है, उसका रीजन है
क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है समय, और समय खुद एक फ्रैक्शन होता है किसका, डिस्टेंस और स्पीड का। तो जब आप स्पीड को भी डिस्टेंस के टर्म में ही निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस वही रेशियो की तो है, तो डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इसलिए ये सवाल बहुत ही आसान बन जाएगा। ठीक है, मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं रेशियो मेथड, बस उसको समझते जाइए। जहां नहीं समझ में आया मुझे कमेंट में बता देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला सवाल कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। अच्छा, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट, यानी एक पॉइंट है यहां पे, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। ठीक है, चलो हमने देख लिया 45 डिग्री। कहता है आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, 15 सेकेंड, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री, यानी एलिवेशन 30 डिग्री हो जाएगा चेंज होके। यानी हम यहां पे सोच लें कि ये एलिवेशन इसी पॉइंट से अब ये कितना हो जाएगा 30, यानी ये आगे बढ़ गया। कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ा, इतनी डिस्टेंस आगे बढ़ा है। ठीक है, हाँ एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि हाइट बराबर है, 3000 है मीटर। ठीक है, 3000 मीटर ही उड़ रहा है, तो स्पीड क्या चाहिए, किलोमीटर पर आवर की। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे किया जाएगा, किस तरीके से इसे सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, अब हम चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ और बनाते हैं दूसरी साइड। देखिए अगर यहां पे देखें, ये आपका एरोप्लेन है। ठीक है, मान लो ये एरोप्लेन पहले 45 डिग्री का एंगल बना रहा था। ठीक है, ये 45 डिग्री, अब कितने डिग्री का बना रहा है, अब 30 डिग्री का बना रहा है। क्लियरली दूर चला गया। कितनी देर में दूर गया है, जरा गौर से देखिए, 15 सेकेंड में। तो हमें ना मीटर पर सेकेंड मिलेगा, और कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, 3000। तो ये डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट है दोनों ट्राइंगल के लिए। कौन से दोनों ट्राइंगल के लिए, चलो देखो, ये अगर आप मान लो ए बी और सी, तो ये हो जाएगा डी और ई। यानी अगर हम देखें तो ए बी सी और डी बी ई, ये दोनों ट्राइंगल में डी ई ए सी के क्या है, बराबर है, पैरेलली तो है। चलो अब क्या कर सकते हैं, हमें रेशियो लगाना है। रेशियो लगाइए 1/√3। ठीक है, 1/√3। दूसरा वाला देखो, tan 45 क्या होता है, 1, तो इसका मतलब है 1/1। पर क्या ये 1 इस 1 के बराबर है, जरा गौर से देखिए, क्या ये 1 इस 1 के बराबर है? भाई एंगल देख लो एक बार, 45 और 30। ठीक है, यही है, हाँ बराबर है। तो 1 रेशियो बराबर कितना, 3000। ठीक है, 1 रेशियो बराबर 3000। और आपको पूछा क्या है, जरा गौर से देखिए, कह रहा है स्पीड बताना है। स्पीड बताना है, भाई खुद सोचो, यहां से यहां गया है कितनी देर में, 15 सेकंड में। तो 15 सेकंड में कितनी दूरी गया, √3 - 1। √3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, 3000 √3 - 1। ये हुआ, ये आपकी दूरी निकल कर आई कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। तो अब यहां पे खुद सोचो, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड होता है। यानी हम अगर अगले पेज पे जाएं, या एक काम करते हैं इसी पे रखते हैं वरना आपको क्लियर नहीं होगा। ओके, देखो अब यहां पे दूरी कितनी है, 3000 √3 - 1, कितने सेकंड में, 15। अब आपको चेंज किस में करना है, चेंज करना है आपको किस में, किलोमीटर पर आवर। क्या किससे गुणा करते हो, 18/5 से। बस हो गया आपका, 3 5 3 6 और 5 6 और ये 5 12, यानी 720 √3 - 1। ये आपका किलोमीटर पर आवर होगा। तो आपका आंसर कौन सा सही है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट निकला। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन द सी शोर finds that a boat coming towards him takes 10 minutes for the angle of depression to change from 30 to 60 degree. ठीक है, the time taken by the boat to reach the shore from this position, ये ध्यान रखना, from this position, वो उस पोजीशन से कह रहा है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, ये वही सवाल है पूरी तरीके से। ठीक है, तो आप आराम से कर भी सकते हो, समय निकाल सकते हो। तो मैं आपके लिए ये क्या कर रहा हूं, होमवर्क क्वेश्चन दिए दे रहा हूं। आप इस 10th नंबर के क्वेश्चन को मुझे आप बताएंगे किसमें करके, कमेंट सेक्शन में रख के। आई होप आप सभी ये काम करेंगे, क्योंकि देखिए ये
मैं आप ही के लिए जितनी मेहनत कर रहा हूं तो इतना आप भी कर सकते हो, क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन है, बस वहां पे उस पोजीशन से पकड़ना है। तो जैसे हम लोग स्टार्टिंग से पकड़ रहे थे, स्टार्टिंग से नहीं, उसी पोजीशन से। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। ये सवाल आपको करना पड़ेगा, कैसे देखते हैं। देखो भाई, ये सवाल आपका थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि देखिए आपका ये किस फॉर्म में आ रहा है। यहां पे देखो कह रहा है अ लैडर रेस्ट अगेंस्ट द वॉल। मैं एक रफली जो है आपका डायग्राम बना रहा हूं। सपोज करो ये एक दीवार है, इससे सीढ़ी लगी हुई है। ठीक है, चलो ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी है। ठीक है, मान लो इस तरीके से है। ठीक है, ये सीढ़ी लगी हुई है। अब भाई साहब क्या करते हैं कि इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल, यानी दीवार से दूर चला गया। कहां? इतना दूर सपोज कर लो, यानी फुट, उसका ये फुट गया। ठीक है, तो कह रहा है सो दैट इट स्लाइड्स ए डिस्टेंस, ठीक है, ए डिस्टेंस डाउन द वॉल। ठीक है, ए डिस्टेंस डाउन द वॉल मेकिंग एन एंगल बीटा। एक मिनट रुको। इट्स फुट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू ए डिस्टेंस। ये ए डिस्टेंस दिया है, कितने डिस्टेंस ये दूर हुआ? ए डिस्टेंस दूर हुआ। ठीक है, सीढ़ी की लंबाई चेंज नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। सो दैट इट स्लाइड्स अ डिस्टेंस बी। तो भाई माफ करना, ये अगर भाई खिसकेगा इधर तो ये दीवार इससे भी तो नीचे आ जाएगी, और वो कितनी नीचे आ रही है? बी डिस्टेंस नीचे आ रही है। तो यहां पे एक रफली आइडिया मिला है, और उसके बाद पूछ रहा है कि a अपॉन बी की वैल्यू बताओ। अब यहां पे दिक्कत पता है क्या है? a अपॉन बी की जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो जाहिर सी बात है, एक आपका हॉरिजॉन्टल है, दूसरा आपका वर्टिकल है, तो जाहिर सी बात है हमें लेना तो पड़ेगा। और इसमें कांस्टेंट पार्ट कौन सा है? आपका लैडर की लेंथ है। चलिए देखते हैं इस सवाल को। देखो इस सवाल को, यहां पे क्या है, ये एक दीवार है, सपोज करो ये दीवार है, इससे सीढ़ी लगी हुई थी। ठीक है, सीढ़ी लगी हुई थी। अब हुआ क्या कि इसके फुट को खींचा गया। कितनी दूर खींचा गया? ए मीटर खींचा गया। ठीक है, देख लीजिए ए मीटर ही खींचा है। और जब ये ए मीटर खींचेगी तो यहां पे से सीढ़ी से कुछ आपका वर्टिकल भी लेंथ कम होगा, और वो लेंथ कितनी कम हुई? बी। ठीक है, चलो अब अगर हम दो ट्राइंगल लें, ए बी सी डी ई, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें दो ट्राइंगल लेना है, और इसमें कौन सी डिस्टेंस बराबर होगी भाई? जरा गौर से देखिए, इसमें जो डिस्टेंस बराबर होगी वो आपकी लैडर की लेंथ होगी। ये दोनों ही जगह पे बराबर होगी। कौन सा अल्फा बना रहा है, कौन सा बीटा बना रहा है? जरा गौर से देखिए, जो एंगल है पहला वाला वो अल्फा है, और जो दूसरा वाला एंगल है वो बीटा बना रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा। हमें चाहिए अल्फा और बीटा के फॉर्म में। तो जाहिर सी बात है, एक, अब आप खुद सोचिए, यहां पे हाइपोटेन्यूज बराबर है, और आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का रेशियो लेके चलना है। तो जाहिर सी बात है, इसमें कॉमन जो होगा वो हाइपोटेन्यूज है, और हाइपोटेन्यूज किस फॉर्मूले में कॉमन होता है? साइन और कॉस के फॉर्मूले में। तो एक बार हम साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन की क्या होती है? लंब बटे कर्ण, यानी साइन अल्फा। साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? दोनों का साइन निकाल लो। ठीक है, दोनों का आप साइन निकाल लोगे, काम बन जाएगा। अब जरा गौर से देखो, साइन अल्फा आपका कितना हो जाएगा? जरा गौर से देखिएगा, यहां पे साइन अल्फा हो जाएगा आपका, अगर आप देखें तो यहां पे हमारा किस में मिल रहा है? साइन अल्फा और बीटा दोनों में मिल रहा है। ठीक है, तो हमें यहां पे अल्फा भी निकालना है और बीटा भी निकालना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे? साइन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे ट्राइंगल किसमें? ए ई सी में। ट्राइंगल ए ई सी में अगर हम देखें, ए ई सी में, तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई? लंब, यानी कितना? ए सी अपॉन आपका लंब बटे कर्ण, यानी ई ए। ठीक है, तो ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद क्या है, अब यहां पे सोचिए कि ई ए आपका x है, मान लो ई ए आपका x होगा, ई ए बराबर डी बी बराबर x, अगर ये मान लिया। ठीक है, तो आपका जो ए सी है वो कितना निकल कर आएगा? ए सी निकल कर आएगा x साइन अल्फा। ठीक है, ये आपका आ गया। सिमिलरली अगर हम ट्राइंगल लें, कौन सा? ए, सिमिलरली अगर ट्राइंगल लें डीबीसी ट्राइंगल लें, डीबीसी अगर हम ट्राइंगल लें, तो साइन बीटा जो आपका निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा भाई डी सी, भाई देखो डी सी अपॉन बी सी। ठीक है, यहां पे समझिएगा, ओहो माफ करिए, ये आपका निकल आएगा लंब बटे कर्ण, यानी डी सी
डी सी आपका जो होगा, जरा गौर से देखिए, डी सी बटे डी बी, यानी डी सी आपका कितना निकल कर आएगा, एक्स साइन बीटा। ठीक है, चलो देखते हैं भाई आगे, जिस जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको देख लेंगे हम। अब उसके बाद हमें यही चीज कॉस में लेनी है। ठीक है, कॉस में लेके चलते हैं। अगर हम कॉस की बात करें तो यहां पर देखिए कॉस क्या हो जाएगा, आधार की अगर हम लें तो यहां पे देखो कॉस अल्फा आपका हो जाएगा किसके लिए, ए ई सी के लिए। ए ई सी के लिए कॉस अल्फा क्या होगा, आधार, यानी ई सी अपॉन ए ई, यानी आपका ई सी जो निकलेगा वो आपका एक्स कॉस अल्फा निकलेगा। ठीक है, और अगर आप यहां पे साइन अगेन दूसरे ट्राइंगल में लें तो जरा गौर से देखिए, यानी डी बी सी को अगर आप लें, डी बी सी को अगर आप लें तो आपको यहां पे पता चलेगा क्या, डी बी सी को अगर आप लें तो यहां पे मिलेगा बी सी अपॉन डी बी इज इक्वल टू कॉस बीटा, यानी जो आपका डी बी होगा यानी बी सी जो होगा वो आपका मिलेगा कितना भाई, डी बी सी जो आपका मिलेगा वो आपका क्या मिलेगा भाई, खुद सोचिए, बी सी आपका मिलेगा एक्स कॉस बीटा। तो हमारे पास डेटा इतना जमा हो गया। ठीक है, अब हमें खुद सोचो क्या चीज बतानी थी, जरा गौर से देखिए, ए अपॉन बी चाहिए ना, तो यहां पे आप कैसे निकालोगे ए, कैसे निकालोगे बी, ये चीज समझिए। अब यहां पे थोड़ा सा ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आपको ए चाहिए और आपको पता है बी सी पता है, बी सी पता है। ठीक है, बी सी पता है, क्या ई सी पता है, हाँ ई सी पता है। तो अगर हम यहां से बी सी में से ई सी घटा दें तो ए की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। अगर हम बी सी में से ई सी घटा दें तो देखिए थोड़ा सा ना लेंदी जा रहा है, बट ये समझाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे बी ई बराबर क्या हो जाएगा, बी ई बराबर हो जाएगा बी सी माइनस ई सी। तो यहां पे बी सी आप देखिए कितना है, एक्स कॉस बीटा, और ई सी कितना है, एक्स कॉस अल्फा। तो एक्स कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, तो ये आपका कौन हुआ, ए, ये आपका ए हुआ। ठीक है, अब यहां पे अगर आपको ये सारी चीजें मिल गई हैं तो मैं ये सारी चीजें हटा दूं, ये ट्रायंगल हटा देता हूं। ठीक है, ऑलराइट, अब देखते हैं अब आपको क्या चाहिए था। देखिए यहां पे अगर आप देखो ट्रायंगल में तो आपके लिए क्या चीज अवेलेबल था, अब जरा गौर से देखो, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और आपको ए अपॉन बी चाहिए। तो जरा गौर से देखिए ए आपका क्या आ रहा है, यहां पे देखिए आंसर आपको यहीं पे मिला जा रहा है कितना, कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, लेकिन हमें बी की वैल्यू भी चाहिए होगी, और बी की वैल्यू आपकी कहां है भाई, ये डायग्राम था ना, ये डायग्राम आपका यहां पे खिसका तो ये आया बी। तो आपको यहां पे अब क्या करना होगा, बी के लिए आपको ये वैल्यू भी खिसकानी पड़ेगी। कौन सी वैल्यू, जो आपके लिए थी, यानी बीटा वाली। तो जब आप इसको घटाएंगे ना तो जाहिर सी बात है ए सी आपको मिला था। ठीक है, मैंने वो डायग्राम मिटा दिया है, उसको एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो जब आप इसको बनाएंगे तो सिमिलरली आपका आएगा क्या, ए बराबर कितना आएगा, बी बराबर कितना आएगा भाई, जब आप बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे तो जाहिर सी बात है बी वाला आपको मिलेगा। ठीक है, और वो आपका आंसर कितना देगा, सिंपल साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो मैंने वो डायग्राम मिटा दिया, पर आपको ध्यान रखना है कि आपको यहां पर आंसर यही मिलेगा। ठीक है, तो इसको आई होप आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी जा रहा था और मैंने उसको देखा। और बस देखो थोड़ा सा स्मार्ट यूज आपको करना है अपने दिमाग का, इसलिए क्योंकि यहां पर आपके सामने एक वैल्यू निकल आई, तो जब एक वैल्यू निकल आई तो दूसरी वैल्यू अपने आप निकल आएगी। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ बैम्बू पोल observe that the angles of depression of the base and top of another pole are 60 and 30 degrees respectively. If the second pole stands 5 meter above the ground, यानी दूसरा पोल जो है वो लंबाई 5 मीटर की है। ठीक है, चलिए हम बनाते हैं। सपोज करो ये एक पोल है और आदमी खड़ा है किसी बिल्डिंग पे, ये उसकी क्या है, डिस्टेंस है। ठीक, अब वो क्या कर रहा है कि वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है दोनों के लिए, इसके लिए भी और बॉटम के लिए भी। तो पहले वाले पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, तो यहां पे समझिएगा क्या कह रहा है, बेस एंड टॉप। बेस पे बन रहा है 60 और टॉप पे बन रहा है 30, ये चीज ध्यान रखना। और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, 5 मीटर। तो आपको यहां पे सॉल्व करना होगा कैसे। अब यहां पे खुद सोचो, ये डिस्टेंस भी आपकी बराबर होगी, और आपसे पूछ क्या रहा है, हाइट ऑफ द बैम्बू, यानी उस बंबू की हाइट चाहिए आपको।
कैसे सॉल्व करोगे? चलो ये चीज क्लियर है कि ये दोनों पैरेलल लाइन बराबर होगी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं अपना क्या रेशियो का मेथड, यानी √3/1 और ये आपका हो जाएगा 1/√3। अब यहां पे खुद सोचो, ये 1 है और ये √3 है, क्या दोनों बराबर है? नहीं। आप बराबर करो, √3 से मल्टीप्लाई √3 से मल्टीप्लाई, यानी ये 3 हो गया। ओके, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करोगे, माफ करिएगा, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको नहीं, ठीक है। इसको क्यों मल्टीप्लाई, 1 से हमारा ये था, तो ये आपका √3 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब ये पूरी डिस्टेंस आपकी 3 और जिसमें से ये 1, तो ये कितना हो गया? 2, है ना। ये रेशियो जो होगा वो 2 के बराबर, और 2 यूनिट आपका 5 मीटर के बराबर। अब 2 यूनिट अगर 5 मीटर के बराबर है तो अब आप खुद सोचो 1 यूनिट किसके बराबर? 2.5। तो 3 यूनिट, क्यों 3 यूनिट निकालने हैं? क्योंकि पूरे बंबू की लंबाई कितनी है? 3 यूनिट, यानी कितना हो जाएगा? 7.5 मीटर। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तरीका था इसको सॉल्व करने का, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। बस हमें रेशियो इक्वेट करना है। किस चीज को इक्वेट करना है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, इस सवाल को नोटिस करिए और कैसे करना है ये चीज समझिए। कह रहा है एक एरोप्लेन है, फ्लाई कर रहा है हॉरिजॉन्टली 900 मीटर अबव द ग्राउंड, इज ऑब्जर्व्ड दैट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। आफ्टर 10 सेकेंड्स द एलिवेशन चेंजेस 30 डिग्री, बहुत अच्छे। द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, यानी आपको एरोप्लेन की यूनिफॉर्म स्पीड चाहिए। भाई खुद सोचो 900 मीटर की अबव हॉरिजॉन्टल हाइट पे है, ठीक है, और ग्राउंड से ऑब्जर्व करने पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। चलो ठीक है, ये एरोप्लेन था। एरोप्लेन वाले सवाल बहुत आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कितना? 60 डिग्री। अब क्या हुआ? आफ्टर 10 सेकेंड्स द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। 30 डिग्री हो गया, इसका मतलब है वो दूर चला गया। अगेन वही, तो आपसे पूछ रहा है द यूनिफॉर्म स्पीड चाहिए, इसका मतलब है ये कितनी दूर गया है ये नहीं पता हमको, पर कितनी देर में गया है ये पता है। कितने सेकंड में? 10 सेकंड में। तो हम अगर 10 सेकंड में ये दूरी निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। और एक चीज और दी हुई है कि 900 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है, तो आप बस लगा देते हैं, ये 30 डिग्री है और ये आपका इतना है 60। तो लगाइए रेशियो। अगर आप पहला ट्राइंगल लें, दूसरा वाला ट्राइंगल अगर आप लें जो बाद में डिस्टेंस बड़ी है उसके बाद, तो अगर आप देखें तो 1/√3, ठीक है, और यहां पर बनेगा कितना? √3/1 दूसरे वाले ट्राइंगल में। अब आप खुद सोचो, ये दोनों √3 और 1 डिफर कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? इसको √3 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी ये पूरी डिस्टेंस आपकी 3, ये डिस्टेंस 1, तो ये कितनी? 2। बस खत्म। और एक √3 डिस्टेंस आपकी किसके बराबर होगी? √3 डिस्टेंस आपकी 900 मीटर के बराबर, तो एक आपकी 300 √3 के बराबर, ठीक है। तो आपको कौन चाहिए भाई? 2 डिस्टेंस। 2 डिस्टेंस का मतलब है कितना? 2 डिस्टेंस अगर आप देखें तो 600 √3, यानी आपने डिस्टेंस निकाल ली। अब ये डिस्टेंस कितनी देर में गई है? 10 सेकंड में गई है। तो यहां पे इसका मतलब है जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो दूरी बटे समय, यानी कितना? 60 √3। अब 60 √3 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ एरोप्लेन इन किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में निकालना है। ये हमारा किस में निकला है? मीटर पर सेकंड में। तो भाई खुद सोचो, किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए आप क्या करते हो? 18/5 से, यानी 12 से गुणा कर दो, 12×8 96, 216 √3। ये आपका आंसर है और सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आपके सॉल्व होंगे हाइट एंड डिस्टेंस के। मर्जी आपकी, आप एक्स मान के करिए चाहे आप रेशियो मेथड से करिए। मैंने दोनों तरीका बता दिया। कौन सा क्वेश्चन लेंदी है वो भी बता दिया। उसको सॉल्व करने में देखिए बोर्ड पे क्या होता है कभी कभी कि यहां पर जगह कम पड़ने लगती है, ठीक है, तो कई चीजें मिटा लेनी पड़ती हैं, तो यहां पे समझिएगा आपको, ठीक है। ऑलराइट, तो आई होप आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और हाँ मुझे आंसर चाहिए उसका 10वें क्वेश्चन का इसके कमेंट बॉक्स में। ओके, आप लोग वही तरीका अपनाएंगे। देखिए एक चीज समझिएगा, एग्जाम में होता क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। एग्जाम में आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम उतना फेस नहीं किया होता है, तो इसलिए आपके साथ दिक्कत ये होती है कि जब आप पहुंचते हैं तो आप ये अंदाजा नहीं लगा पाते हैं कि ये पेपर का लेवल टफ है कि ईजी है। अब आप सपोज करिए अगर टफ लेवल आया, ठीक है, आपने उसे किया और कम अटेम्प्ट हुए, तो आप अपने ऊपर शक करने लगते हैं और वहां पे आप ज्यादा अटेम्प्ट तुक्के मार के आ जाते हैं। डोंट यूज फ्लूक, ओके।
अंधी मत मारना, ये चीज जान लो। अंधी मारोगे 1/3 नेगेटिव है, बहुत बुरा झेल जाओगे, ये चीज मैं बता रहा हूं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लिए। इस पे क्विज वगैरह, पीडीएफ वगैरह सारी चीजें में प्रोवाइड कर देंगे हम लोग। बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना भाई, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, ये आप ही के भले के लिए, बाकी आपकी मर्जी है। साधन आपके पास उपलब्ध है, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं या छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सवारी अपने साधन की स्वयं जिम्मेदार है। ठीक है, टिल देन थैंक यू।